अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ नए अंगड़ाइयाँ लेती है और अब की बार खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत की तब्दीली की जो आवाज़ें आ रही थी उनके हवाले से भी एक बड़ी वजाहत सामने आ गई है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया है उन कुव्वतों को जो उनकी हुकूमत गिराना चाहती हैं कि अगर वो आइनी तरीके से उनकी हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। अली अमीन गंडापुर के इस चैलेंज के हवाले से आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की। तो मां के बजाय अब फिरौनिया पे उतरी हुई है। मैं उस रियासत पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़। अली अमीन गंडापुर और किसी तरीके से सियासत तो नहीं छोड़ेंगे, मगर फिर 10 मुहर्रम के बाद जो मुल्क गिर अवामी एहतजाज की कॉल इमरान खान की तरफ से दी गई है उस कॉल के साथ ही मुज़ाकरात की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। अडयाला जेल में तो अवामी एहतजाज की कॉल दी गई, मगर कोट लखपत जेल से एक ख़त मंजर आम पे आया है जिसमें 5 PTI के रहनुमाओं ने हुकूमत से और मुक़तदरा कुव्वतों से दोनों से मुज़ाकरात का मुतालबा किया है और अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम सहाफ़ी में 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मतीन हैदर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजज़ियाकार फ़ॉरेन ऑफिस को भी देखते हैं। मतीन बहुत शुक्रिया। और अमीर अब्बास किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अमीर अब्बास बड़े मंझे हुए एंकर पर्सन तजज़ियाकार जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपने हमें ज्वाइन किया। मतीन हैदर साहब, सबसे पहले तो आपकी नज़र में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद एक हलचल सी मची है और लोग तवक्को कर रहे हैं कि शायद जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिर जाए, तो आपके नज़दीक कितना ज़रूरी है हमारे रियासती इदारों के लिए या वफाकी हुकूमत के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को तब्दीली कर दिया जाए? मेरे ख्याल में तो अली अमीन गंडापुर बहुत अच्छे जा रहे हैं वफाक के लिए भी और इदारों के लिए भी। जी पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें सिर्फ ये बात करूँगा कि जिस तरह आपने क्लिप भी चुराया, उन्होंने बड़ा ललकार के कहा कि जो कुव्वतें ये हुकूमत गिराना चाहती हैं और वो गिरा के दिखा दें तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। मैं समझूंगा, मैं इस पर यह कहूँगा कि अभी इस लम्हे के ऊपर जब हुकूमत बहुत सारे चैलेंजेस का ख़ुद शिकार है, अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ हम बाद में, तो अगर इस वक्त महाजराई दोबारा इस्लामाबाद और पेशावर में शुरू कर दी गई उस हुकूमत को गिराने के लिए, या आपने देखा चंद महीने पहले भी ये चीज़ें चल रही थी जब फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान एक तू मैं चल रही थी कि हम तुम्हें ये कर देंगे। उसको उनकी एंट्री इधर KP हाउस में बंद कर दी गई थी। फिर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि गवर्नर राज लग जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब अगर ये चीज़ दोबारा करते हैं तो आपकी जो इस वक्त हुकूमत जो दावा कर रही है कि इक़्तिसादी तरक्की हो रही है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, फ़ॉरेन पॉलिसी के अहदाफ हो रहे हैं, पाकिस्तान सलामती कौंसिल का प्रेसिडेंट बन रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर वो हो रहे हैं, तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर और स्टॉक मार्केट ख़ास तौर पे, चूँकि स्टॉक मार्केट मतीउल्लाह जान साहब बराह रास्त असर करती है सियासी डेवलपमेंट के ऊपर। आपका प्रोग्राम भी सियासी है, तो अगर किसी किस्म की कोई सियासी शोरश हुई, कोई आदम इस्तेकाम सियासी हुआ, तो ख़ुद हुकूमत को इसे भुगतना पड़ेगा। मैं ही नहीं समझता इस वक्त इनके पास कोई अददी गेम ऐसी है कि वो KP के अंदर इन नशिस्तों के फैसले के बावजूद, उसके बावजूद उनकी अददी गेम जो है, जो उनके पास नंबर्स हैं, अली अमीन गंडापुर के पास कोई भी ऐसी मूव चलाई गई बंदे तोड़े गए तो वो अलग बात है। जिस तरह 2022 में जिस तरीके से 20-25 बंदे तोड़े गए थे और फिर खान के लिए एक बड़ा चैलेंज हुआ था, अगर उस लेवल तक जाके नौबत आई कि जी उनके बंदे तोड़े गए और उसके बाद कोई मज़ीद ग्रुप बनाया गया, लेकिन एक ऐसे मौके पे एक मुस्तहकम KP की हुकूमत, और उसमें आप ये नुक्ता बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें कि शदीद तरीन दहशतगर्दी का शिकार है KP प्रोविंस, आपका बलूचिस्तान और KP। तो एक तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करे, अपनी काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स को बेहतर बनाए, सिक्योरिटी फोर्स के साथ कोऑपरेट करे, और वहाँ पे अगर अदम इस्तेहकाम आता है तो ये सारे इकोनॉमिक्स, काउंटर टेररिज्म, इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें दोबारा आएंगी। ठीक है अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, हम ये टेलीविज़न पे देख रहे हैं अब, जबकि
सारी फोकस जो है मखसूस नशस्तों के बाद 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, तो ये क्या कोई मैसेज दिया जा रहा है ख़ास तौर पे अपोजिशन के जो सपोर्टर्स हैं, लीडरान हैं, कारकुन हैं, कि आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, हम तो ये सब कुछ बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कारकुनों के ऊपर जिनके लिए इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान किया? मेरा नहीं ख्याल इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा था कि अगर वोट चोरी ना हो तो वोट की ताकत गोली की ताकत से ज़्यादा होती है। लेकिन हो गए ना, लेकिन केबीके में तो वोट मिला ना पीटीआई को, वो तो चोरी करने के बावजूद, लेकिन वो तो मिले में भी काफ़ी अरसा हो गया ना, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन लोग अभी भी वहाँ पे जो पब्लिक सपोर्ट है वो इंटैक्ट है पीटीआई की। पीटीआई से मुराद इमरान खान हम लेते हैं, बाकी तो जारी बात है किसी की वो हैसियत नहीं है। तो वहाँ लोग अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। जहाँ तक ये मैसेज का ताल्लुक है तो देखें मतीज साहब, जो कुछ इन 3 सालों में पाकिस्तान में हुआ है उसमें से कितनी अनहोनियाँ हैं। नहीं, क्या तो ठीक है। अमीर अब्बास साहब, सवाल ये है कि क्या लोग 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो तैयार हैं मुल्क की एहतजाज के लिए, जैसा कि अडयाला जेल से अब पैगाम आ गया है? क्या ये अमली तौर पे मुमकिन है? क्योंकि कई बार पहले वो निकल भी 2 दफ़ा निकले। जी हाँ जी। और फिर क्या मुमकिन होगा अली अमीन गंडापुर के लिए या किसी भी पीटीआई के रहनुमा के लिए कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उस तरह सड़क पे निकाल लें जिस तरह सिंध के लोग नहरों के मसले पे सड़क पे निकले और फिर वो फैसला वापस हुआ? देखिए, इस दफ़ा इमरान खान ने अली अमीन के ऊपर ये टास्क नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई जिसमें सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और शायद जुनैद अकबर जो उनके सूबाई सदर हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये टास्क इमरान खान ने इनको दिया था। बीच में चूँकि ईरान इसराइल वॉर की वजह से वो 2 हफ्ते का डिले आ गया, अब आशूरा के बाद वो दोबारा शुरू करेंगे। केपीके में देखें लोग इंटैक्ट हैं और वो ज़रूर बाहर निकलेंगे। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि पार्टी क्या वाकई दिल जमई से बाहर निकालती है या बददिली से बाहर निकालती है। अगर पार्टी बददिली से बाहर निकालेगी तो कम लोग निकलेंगे, अगर पार्टी पूरी वाकई वो अपनी स्टेट पावर शो करना चाहती है तो लोग निकलेंगे। लेकिन सिर्फ आपको नहीं लगता है कंफ्यूजन हो रही है ना कि अडयाला जेल से अवामी तहरीक की बात हो रही है, मुल्क की तहरीक एहतजाज की, कोट लखपत जेल से मुज़ाकरात के लिए ख़त निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुज़ाकरात करें, तो ये कारकुन कंफ्यूज नहीं होंगे इससे? देखिए, ये तो सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान या उनकी पार्टी के साथ कोई निगोशिएशन कर सके या उनको कोई रिलीफ दे सके। रिलीफ क्या होता है कि जो सरकार ने मुकदमे कायम किए होते हैं जिनमें सरकार मुस्तगीस है, इस्तगासा होती है, वो मुकदमात आप ख़त्म करते हैं, इंतकामी सियासी मुकदमात ख़त्म करते हैं, और जो आपकी प्रोसिक्यूशन है वो जाके वहाँ पे इंतकामी मुकदमात नहीं दायर करती। यही रिलीफ होगा ना, और क्या रिलीफ है? या ज़मानत है तो उसके ऊपर आप अपोज नहीं करते। जैसे अभी नैब खेल रहा है अलकादिर वाले केस में पिछले 6 महीनों से, तो ये काम नहीं करती रियासत। इससे ज़्यादा तो शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है, ये भी उनके इख्तियार में नहीं है। तो इमरान खान को पता है कि उनको ना शहबाज शरीफ के अंदर इतनी ताकत है कि वो इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में डाल सके या उनको जेल से निकाल सके। तो मामला कोट लखपत जेल की तरफ जाएगा या अडयाला जेल की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ जाएगा या एहतजाज की तरफ? मुझे लग रहा है कि मामला देखें, जब आप इतना स्ट्रैंगुलेट कर देंगे ना ऑपोजिशन को, इतना सफोकेट कर देंगे, जैसे इसमें सिर्फ इमरान खान नहीं है, महमूद खान अचकज़ई, सिर्फ ये ईरान इसराइल वॉर की वजह से मामला डिले हुआ। तीसरी पार्टी है इनके साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सिंध की कौम परस्त जमातों को भी ये शामिल कर चुके हुए हैं उसी पानी वाले मसले पे। वो इस जिसको ये कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उसमें सरदार अख्तर मेंगर है। और इस दफ़ा इनकी पॉलिसी ये थी, बल्कि अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तर्ज पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, 15 नुकाती, उसमें यानी जमहूरियत को कैसे रीइंस्टेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती कैसे होनी है, ये डॉक्यूमेंट लेके जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि ये 10 मुहर्रम के बाद किया, ये 10 मुहर्रम के बाद। तो उस खत का क्या होगा जो कोट लखपत जेल से बाहर आया, जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, दीगर जो उन्होंने, देखिए वो तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अगर मामलात गिव एंड टेक से या मामलात किसी तरह बैकडोर डिप्लोमेसी से हल हो सकते हैं। अब वो 2 साल से देखें 77 साल, क्या इमरान खान की मर्जी से खत लिखा गया? मेरा नहीं ख्याल, इमरान खान का तो शायद होना चाहिए था, खत लिखना चाहिए था उनको इस मौके पे कि जब अवामी तहरीक की बात हो रही है। उनको तो देखें, उनको तो खुद भी किस हद तक वो लोग बाखबर हैं जेलों के अंदर, ये भी हम नहीं जानते। वो जो लोग, अब देखें यास्मीन राशिद 78 ईयर्स की कैंसर सर्वाइवर,
क्या रियासत को का कलेजा कब ठंडा होगा? जी मतीन साहब, आपको क्या लगता है? मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर दो ग्रुप्स हो गए। इन्होंने जो बात की है उसकी तो मैं तायद करता हूँ कि हुकूमत के पास तो मुज़ाकरात की ना बिल है ना अथॉरिटी है, वो मुक़्तदर क़ुव्वतों के पास है। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि अगर कुछ मिलेगा तो वो फिर ज़ाहिर बात है आपको विजिबल होगा, अदालतों से जो रिलीफ हो सकती है। अब ये बात आई कि एक ग्रुप चाह रहा है कि वो एहतजाज, और उसके लिए इशारा इमरान खान साहब ने दिया, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। अभी तक हुकूमत की जानिब से तो कोई जवाब आया नहीं। तो आपके ख्याल में कारकुनों पे इसका क्या असर पड़ेगा? कारकुन मैं इस वक्त नहीं समझता। आप 26 नवंबर लास्ट ईयर भी देख चुके हैं कि सिर्फ केपी से चंद 100 या चंद हज़ार कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ आए थे। कहाँ गया पंजाब जिसका बहुत बड़ा दावा? चंद सिंध के कारकुनान कहाँ गए? बलूचिस्तान के कारकुनान कहाँ गए? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कारकुनान कहाँ गए? गिलगित बल्तिस्तान पे PTI ने हुकूमत की, उसके कारकुनान कहाँ गए? मैं ये समझता हूँ कि इनको इस वक्त बजाय ये एहतजाजी तहरीक करने के केपी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, परफॉर्मेंस और एक मॉडल प्रोविंस बनाएं, डिलीवर करें। आज तीसरी चौथी गवर्नमेंट है उनकी वहाँ पे, बट केपी गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिलीवर्ड। डिलीवरी से हुकूमतें थोड़ी मिल जाती जी, डिलीवरी आवाम के आप मसाइल हल करें। आप जो वहाँ पे दावा कर रहे हैं कि जी हमने वहाँ पे महकमा माल को सही कर दिया, महकमा सेहत को सही कर दिया, पटवारी सिस्टम, क्या गारंटी होगी मतीन साहब के 2029 में इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन इनको जीतने दिया जाएगा कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया? आप तो शायद जल्दी इलेक्शन की कोशिश हम चाह रहे हैं कि हों, क्योंकि 2029 तो बहुत दूर है। तो 5 साल का जो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है मतीन हैदर और अमीर अब्बास। वेलकम बैक। तो मतीन हैदर साहब, क्या लगता है PTI के पास क्या ऑप्शंस हैं? PTI के वक्त इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। जितने उन्होंने वहाँ से ख़त लिखवाए अमरीकी कांग्रेसमैनों से, आप मुझे बताइए, अमीर अब्बास साहब इंतहाई मंजे हुए तज्जियाकार, 60 से ज़्यादा कांग्रेसमैन, 60 से ज़्यादा कांग्रेसमैन, बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या हिला दिया? और दोनों पार्टी से, क्या तख्ते लाहौर या तख्ते इस्लामाबाद उन कांग्रेसमैनों ने हिला दिया? वो एक फॉर्मेलिटी का ख़त था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक गया या उस वक्त के साबिक सदर बाइडन तक गया, वहाँ पे उन्होंने हेयरिंग्स करवाई। सकते थे वो नहीं हिला सकते थे। उसके बाद उन्होंने ये धमकी दी कि हम IMF की जो ग्रांट है वो रुकवा दें। ना IMF की ग्रांट रुकी, ना तख्ते इस्लामाबाद हिला, कुछ भी नहीं हिला। तो उसके बाद उनके पास और क्या ऑप्शन है? अभी रिसेंटली आपने देखा हमारे हाई लेवल डेलीगेशन वाशिंगटन गए, फील्ड मार्शल की मुलाकात हो गई जी, उनकी वहाँ बड़ी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी कामयाब मुलाकातें हुई हैं। और इस मरतबा एक ख़बर यहाँ पे इस्लामाबाद से जारी की गई थी कि अगर किसी शख्स ने वहाँ पे कोई मुजाहरा करने की कोशिश की तो वैसे ही निपटा जाएगा जैसे लंदन में बलवाई और मुजाहिरीन के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने निपटा। आपके हाई लेवल डेलीगेशन जा रहे हैं और वहाँ पे आप उन डेलीगेशंस के खिलाफ एंटी पाकिस्तान आप डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। हुआ तो है, हुआ वाशिंगटन DC हमारे सफारत खाने के बाहर हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, वेट एंड सी वो करे। जी, बस मैं इतना ही कहूँगा। क्यों अमीर अब्बास साहब, वाकई सफारती सतह पे भी PTI को रिट्रीट का सामना है? देखिए, ये ना एक बड़ा डिज़ाइन लग रहा है जो कि इंटरनेशनली हमें नज़र आ रहा है। मुझे भी इत्तेफाक हुआ इन दिनों में ब्रसल्स यूरोपियन पार्लियामेंट जाने का, पेरिस, ओस्लो, जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं यूरोप के, जहाँ आप जाएँ, और इवन के अमेरिका आपको इमरान खान के खिलाफ सेंटिमेंट्स मिलेंगे, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के, वहाँ की हुकूमत में, वहाँ की हुकूमतों में एंटी इमरान स्टैंड। अच्छा, बड़ी तब्दीली है, देखें। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर आप यूरोपीय जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, आप उनसे मिलें जो मैटर करते हैं, आपको इमरान खान के खिलाफ सेंटिमेंट्स मिलेंगे। तो वो जो इमरान खान कहते थे कि उनको निकाला गया, आप कह रहे हैं, बड़ी बात है। जी जी, जो निकाला गया इमरान खान, जो वो कहते हैं 2022 में, और वो कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखें, एक तो इमरान खान ने आपको पता है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क का दौरा नहीं किया कहीं। हालांकि बरतानिया, कम से कम हमारे हर वजीर आज़म बरतानिया तो भागा जाते ही रहते, फ्रांस जाते हैं, फ्रांस कहीं दौरा, ब्रसल्स। सेकेंडली, वो जो एक इंप्रेशन उभरा ना कि इमरान खान और उधर महातिर मोहम्मद आ चुके थे, इधर एर्दोआन, शायद ये कोई एक और ब्लॉग बनाने जा रहे हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड का, वो जो एक भुट्टो और शाह फैसल और अनवर सादात और उस जमाने में जो, तो इसका मतलब है कि जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं या अमेरिका है, वो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का उसको कोई लिहाज नहीं है। देखें, अभी वेनेजुएला में इलेक्शन हुआ, निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट बना, उसका प्रेसिडेंशियल जेट अमेरिका ने उसको डाउन कर लिया।
और उसके खिलाफ अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बाइडन के ज़माने में उसने डायरेक्ट ट्वीट्स की, कहा कि हम इसका इलेक्शन नहीं मानते। पाकिस्तान का इलेक्शन तुम्हें नजर नहीं आ रहा? 8 फरवरी 2004 मादोरो ने जितनी भी करप्शन लुट मचाई होगी इलेक्शन में, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अच्छा, आप ये देख लें मिडिल ईस्ट के अंदर जो, ये अफ्रीका के अंदर जो जहां जहां पे अथॉरिटेरियनिज्म है, डिक्टेटरशिप है, वहां ये फौरी तौर पे अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पे ऐसा क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान में जो है वो अमेरिका का एक ग्रेटर डिजाइन है। अच्छा, और वो शुरू दिन से रहा है, जारी बात है, उसकी इंटेंसिटी हर डिजाइन में कोई फिट हो जाता है, कोई नहीं होता। वो फिर हर अमेरिकन प्रेसिडेंट देखें जो डेमोक्रेट्स एब्सोल्युटली नॉट की सजा मिल रही है। एब्सोल्युटली नॉट तो देखें वो गवारा नहीं करता ना, वो तो आपने अभी ईरान में देख लिया कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट, उसी की सजा मिल रही है शायद। ये एक फैक्टर है, एक फैक्टर है। तो ये अब एब्सोल्युटली यस हो रहा है, एब्सोल्युटली यस हो रहा है, बिल्कुल। अमीर अब्बास साहब ने जो तस्वीराती जिन तब्दीलियों का जिक्र किया, जो खित्ते में जिस तरह इन्होंने कहा कि ये सारे अलायंसेस बनने थे, उसमें आपका एक हमसाया मुल्क उसमें कोलालमपुर समिट हो रहा था जी, KL समिट मशहूर और मारूफ थी, और उसमें ये प्रॉमिस कर चुके थे, खान साहब जाने की प्रॉमिस कर चुके थे, और उसमें वाकई एक नया ब्लॉग बनने जा रहा था। इस्लामिक वर्ल्ड का एक टीवी चैनल आ रहा था, एक टीवी चैनल आ रहा था, इस्लामोफोबिया के ऊपर ग्लोबल स्ट्रेटजी आ रही थी, अपने पॉलिटिकल इश्यूज को हल करने के लिए वो एक मुतबादल प्लेटफॉर्म ला रहे थे कि इश्यूज। मैं अब आपको ये कह रहा हूँ कि अब आप उन्होंने जब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया तो आपने उसके बाद देखा क्यों अवाम को धोखा दे रही है PTI। एब्सोल्युटली यस हुआ, अमेरिकी कांग्रेसमैनों को एक्टिवेट किया गया, तो अमेरिका से मदद की खतूत लिखे गए। PTI का तो ये इल्जाम है कि अवामी मैंडेट चोरी किया गया है। क्यों इलेक्शन आपके ख्याल में फेयर हुए? जो अवामी मैंडेट चोरी किया, अगेन कमिंग बैक टू मुहर्रम के बाद पॉलिटिकल मूवमेंट, वो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएं जिस तरह उन्होंने पहले कितने 35 पेंचर्स की बात की थी। नहीं, आप कहते हैं फेयर इलेक्शन हुए थे। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करते? करें आप। इलेक्शन के ऊपर मैं ये कमेंट कर, जी इलेक्शन के ऊपर अगर एतराज होता तो आपने भी गैर मुल्की मुबस्सिरीन से बात की, अमीर अब्बास साहब ने रिपोर्ट ही नहीं पब्लिक होने दी, जो कॉमनवेल्थ वालों की भी थी, EU वाले भी थे, साउथ एशिया वाले भी थे, यूनाइटेड नेशंस वाले भी थे, दुनिया भर के मुबस्सिरीन थे। उन्होंने एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करी, वो सारा कुछ आपके सामने है। अच्छा, आपके सामने क्या, आपके क्या तासुर है? वैसे मेरा जो तासुर है वो मैंने, जो मेरा तासुर है वो मैंने आपके सामने रख दिया। 2018 में भी फ्री फेयर हुए, 2018 में भी फ्री और फेयर नहीं हुए, और 2024 में भी फ्री और फेयर नहीं हुए। तो आपने तो बात ही खत्म कर दी है फिर। जी देखें, अगर आपको याद हो इलेक्शन धांधली के ऊपर दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था, उसको कहा जाता है ऑरेंज रेवोल्यूशन। जब 2004 में यूक्रेन में विक्टर युशेंको, जो कि वहाँ के ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे, जैसे यहाँ इमरान खान ऑपोजिशन के थे, उनका इलेक्शन जब धांधली से हराया गया और उनको धांधली से पहले उनको पॉइजन दिया गया, उनको असैसिनेट करने की अटेम्प्ट की गई, इलेक्शन चोरी किया गया विक्टर यांकोविच की तरफ से, ठीक है, तो वो सड़कों पर निकल आया युशेंको अपनी कौम को लेकर। तो क्यों नहीं निकल रहे? वापस आ जाए ना पाकिस्तान में। मैं वो तो नहीं बता रहा हूँ, वो सड़कों पर निकल आया। उसका जो इलेक्शन कैंपेन में जो उसका कलर था वो ऑरेंज कलर था, ठीक है। उसके सपोर्टर्स उन्होंने ऑरेंज शर्ट्स पहन के बाहर निकल आए। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को नल एंड वाइट करार दिया, दोबारा इलेक्शन हुआ, युशेंको जीत गया। उसको ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से याद किया जाता है। कहते हैं यहाँ पे तो लोग निकले ही नहीं जी, क्यों नहीं आप कहते हैं? वहाँ अच्छा, वहाँ की हुकूमत को जरूरत नहीं हुई, वहाँ की हुकूमत कीव के कैपिटल पे पाकिस्तान में आ जाए 26 नवंबर ये मिसाल देना लाजमी है। वापस आ जाए साहब, ये मिसाल देना लाजमी है। 26 नवंबर सालों में फंसे रहते हैं, हकीकत के ऊपर भी बात कर लें। 26 नवंबर की तरह वहाँ जरूरत नहीं हुई। चले वापस आ जाए। ये बताएं, ये जो हाइब्रिड निजाम की बातें हो रही है, मतीन हैदर साहब सदारती निजाम की आ रहा है नया। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हाइब्रिड निजाम की बात की है, आप हाइब्रिड निजाम के सपोर्टर हैं? हाइब्रिड निज़ाम का तो कोई भी सपोर्टर नहीं है। हाइब्रिड निज़ाम सिर्फ आपके टीवी स्टूडियोज़ में, प्रोग्राम्स में, अखबारात में, यूट्यूब, ये जो मौजूदा निज़ाम है ये हाइब्रिड नहीं है। ये हाइब्रिड आप मुझे बताएं कहाँ से आई? ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं खुद ही। नहीं, हाइब्रिड तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 2 दफा उन्होंने, आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। जी, आपको इस वक्त गवर्नमेंट नजर आ रही है, पार्लियामेंट नजर आ रही है, कैबिनेट नजर आ रही है। आपको नजर आ रही है? जी, हमें नजर आ रही है। तो हाइब्रिड निज़ाम कहाँ से हुआ? अच्छा, ये अगर मिलिट्री और सिविल, मिलिट्री एक पेज के ऊपर है। हाइब्रिड निज़ाम के अंदर सिविलियन इदारे होते ही नहीं है, पार्लियामेंट होती नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तमाम इदारे मौजूद हैं, सिविल मिलिट्री एक पेज के ऊपर मौजूद है। आप क्यों हाइब्रिड निज़ाम कर रहे हैं? अगर मिलिट्री, यही मिलिट्री
यही आर्मी के जनरल, अब मैं खुल के बात, सुबह शाम इमरान खान साहब उनके साथ बैठते थे, उनसे ब्रीफिंग लेते थे। नहीं तो आप क्यों बात करें, वो हाइब्रिड निजाम नहीं था। अब क्विकली आप दोनों से आखिरी सवाल के, चौधरी निसार साहब जो हैं वो वापस नून लीग में आ रहे हैं? जी, ये बहुत बहुत अहम तरीन सवाल है और बाज़ इंतहाई आम इशारे मिलने के बाद शहबाज शरीफ साहब उधर गए, लेकिन इस पर मैं ये कहूँगा, ये यकीनी तौर पे तबसरा करेंगे, लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। आप उस मीटिंग में देखें तो उनका बरखुरदार बैठा हुआ था, वो अपने बेटे को आगे करेंगे। जी, देखिए वो सियासत में एक माजरत के साथ, वो सियासत में एक डेड हॉर्स हैं, लेम डक हैं, उनके अंदर बहुत ईगोइस्ट हैं और उनके खिलाफ है ना उनका नहीं असर रसूख भी। देखें अभी उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए से वहां सीटें निकाली। चलिए बहरहाल आप कह रहे हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, सियासत खुद नहीं आएंगे, जैसे मतीन ने पीएमएल में नहीं आएंगे, शायद सियासत में। बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे साबिक व नसीर मोहम्मद ज़ुबैर से और उनसे पूछेंगे हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से और PTI के मुमकिन मुस्तकबिल के हवाले से। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक व नसीर मोहम्मद ज़ुबैर ने। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। ज़ुबैर साहब ये बताएं कि बतौर एक सियासतदान क्या देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल है जमहूरियत का और सिविलियन बालादस्ती का और सियासी अमल का? मेरा ख्याल है ये तो फ्यूचर तो जमहूरियत का बिल्कुल बहुत ही ख़राब ही नज़र आता है, क्योंकि हर आने वाले वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे और हमारी जमहूरियत पीछे चली जाती है। सिविलियन बालादस्ती का तो एक ख्वाब ही रह गया है और ख़ास तौर पर ये जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला आया, उससे पहले 26वीं अमेंडमेंट हुई और एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें अगर हम देखें तो मेरे अपने तज्ज़िये से जो मैंने खुद अपने सामने देखा है, होश में या तारीख़ में पढ़ा है, मेरा ख्याल है आज का जो दौर है जमहूरियत के हवाले से ये इतना ही ताबनाक है जितना ज़ियाउल हक के ज़माने में था। सो आई डोंट सी मच होप। जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि एक ही अपोजिशन जमात है जो इस वक्त खड़ी है और उसका मुकाबला कर रही है। बहुत से लोग कहते हैं वो अपने मफाद में कर रही है, बहरहाल जिस वजह से भी कर रही है तो एक जमात है PTI और इमरान खान उसके लीडर हैं जो ज़ाहिर है इस चैलेंज को उन्होंने लिया हुआ है। उनकी अपनी पार्टी का काफ़ी हशर नशर है, वो तो एक अलग बात है, बट आई डोंट सी एनी ऑपोजिशन फ्रॉम एनी क्वार्टर। इवन लॉयर्स वगैरह को भी देख लें, सिविल सोसाइटी को देख लें, कहीं से भी ऐसी आवाज़ें नहीं उठ रही कि जो इस निज़ाम को इस वक्त चैलेंज कर रही हैं। मगर ज़ुबैर साहब आप तो खुद हुकूमत में रहे हैं और ये कोई पहली बार तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, और फिर ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर है, तो ख्वाजा आसिफ के इस बयान को भी देख लें, आपके साबिक साथी रहनुमा थे नून लीग में। देखें अगर वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के दौर पे हाइब्रिड निज़ाम हमने फ़र्स्ट टाइम उसके सुना था, उसका नाम कि जी हाइब्रिड है, 1 पेज है, और उसको जस्टिफाई भी करते थे PTI वाले। लेकिन अगर वो हाइब्रिड 1.0 था तो ये 5.0 है, मतलब इतना फ़र्क है। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान फिर भी उनकी काफ़ी सेहत थी फ़ैसला साजी में। आज तो शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है, और जो सबसे एक उसका बड़ा सबूत है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये रिकग्नाइज़ किया है। वो भी बातचीत किससे कर रहे हैं? वो भी आर्मी चीफ से बातचीत कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कभी आज तक कभी आपने देखा है कि जी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को छोड़ के अमेरिका का सदर या कोई बड़ा लीडर किसी की फौज के चीफ से बात कर रहा हो? तो उसका मतलब यह है कि जो मैं या आप या बहुत से दूसरे लोग कहते हैं कि यहाँ फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है उसका कोई इख्तियार नहीं है, उसका कोई मैंडेट नहीं है, दे आर सिटिंग ऑन अ स्टोलन मैंडेट। तो एग्जैक्टली दैट ट्रंप हैज़ ऑल्सो रिकग्नाइज कि जी अगर हमने पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बात करनी है, फॉरेन पॉलिसी हो, मईशत हो, अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के जो भी है, उसमें शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है। सो इमरान खान इनके मुकाबले तो ज़ुबैर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी नहीं है कि तारीख में पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया है?
इसके दो डिफरेंट पहलू है ना। एक तो ये है कि ये बड़ी बात है, पहली दफ़ा है और अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत, चूंकि हम जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो व्हाट डज इट से अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि जो 2 मिनट की फ़ोन कॉल का प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 3 साल से, और उनको 2 मिनट की फ़ोन कॉल, आधे मिनट की फ़ोन कॉल नहीं मिली है, और आर्मी चीफ को 2.25 घंटे की। तो बात यही हो रही है ना, जब यहाँ सब कहते हैं कि जी PTI वाले भी अजीब हैं, वो कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। भाई एस्टेब्लिशमेंट से सारे बात करने के लिए तैयार है, सबको पता है कि ये बिल्कुल नाकारा हुकूमत है, ये इनके पास ना मैंडेट था। अब जाहिर सी बात है, जब आप को पता है सारी दुनिया को इनके पास मैंडेट नहीं है और इनके पास इख्तियार भी नहीं है, ना फैसला साजी का इख्तियार है, ना फॉरेन पॉलिसी रन करने का है, और शहबाज शरीफ साहब तो शर्माते भी नहीं है ये सब कहने में। वो यही कहते हैं ना कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो जनरल आसिम मुनीर ने ये किया, जनरल आसिम मुनीर ने अपने तो बात भी नहीं वो करते हैं, वो तो स्विमिंग करने चले गए थे। मगर ज़ुबैर साहब, आपने खुद ही कहा कि जब हमारी अपोजिशन और इमरान खान खुद ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, तो अगर सदर ट्रंप ने लंच पे बुला लिया तो फिर क्या एतराज़ हो सकता है किसी को? बिल्कुल एतराज़, मैं तो बिल्कुल PTI को हक बजाने पे PTI के वो एस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच करे और उनसे बातचीत करे, क्योंकि एक पहले भी आपको पता है 6-7 महीने पहले बातचीत शुरू हुई थी, तो राना सनाउल्लाह ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ये दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हमारे से वो मांगे जो हमारे इख्तियार में हो, जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है वो हम कहाँ से दे सकते हैं। दूसरी बात जो आपने ख्वाजा आसिफ के बयान के हवाले से बात की थी कि ख्वाजा आसिफ ने तो इतराफ़ कर लिया, और वो उन्होंने उस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए इतराफ़ किया था जिस दिन उन्होंने चूज़ किया था कि ये सब लोग बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ से प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये निज़ाम अगर 90 की दहाई से होता तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता है। तो अगर ख्वाजा आसिफ का ये मौक़िफ़ है तो सबसे पहले तो जाके वो अपने मोहतरम कायद नवाज शरीफ से पूछें कि भाई 90 की दहाई से तो आपने हमें सिविलियन बालादस्ती के चक्कर में लगाए रखा, और कन्फ्रंटेशन आफ्टर कन्फ्रंटेशन आफ्टर कन्फ्रंटेशन, और आपकी हुकूमत के ऊपर वार भी होते रहे, तो हमें तो आपने गलत, पाकिस्तान को आपने कितना नुकसान पहुंचाया। तो कम से कम आप एतराफ़ तो कर लें कि वही अल्फाज जो ख्वाजा आसिफ ने कहे हैं वही नवाज शरीफ कहते कि अगर यही सिस्टम होता सन 90 की दहाई से तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होता, यानी कि कन्फ्रंटेशन ना होती, यानी कि सिविलियन बालादस्ती ना होती, यानी कि मिलिट्री का ओवरवेलमिंग रोल होता, ज़ुबैर साहब, हाइब्रिड सिस्टम। ज़ुबैर साहब, आप अभी भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप ये अल्फाज सुनना चाह रहे हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट। देखिए इस वक्त वो खामोशी में इसलिए मजबूरी में बैठे हुए हैं, दिल उनका क्या कहता है, उनके जहन में क्या आता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर एहसास है कि जो द नवाज शरीफ दैट आई न्यू वो, और जो आई न्यू कि अब आपने 2002, 2010, 2008 वगैरह में उनके दर्जनों इंटरव्यू सुने होंगे कि मैं ये चीज़ नहीं अलाउ कर सकता कि कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर बने जो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर हो, और मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा उस चीज़ को। हमें उन्होंने जो लेक्चर्स दिए वो सिर्फ ये थे कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, और मैं ऐसा क्या गलत काम कर रहा हूँ जो आइन के पर खिलाफ है या कायदे आज़म की सोच के खिलाफ है। बात तो वो बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन आज जाहिर सी बात है उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है और शी वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और नवाज शरीफ भी चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मोहम्मद ज़ुबैर साहब बतौर एक सियासतदान आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए? आपने अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन करने का भी फैसला नहीं किया था कि अवाम पाकिस्तान पार्टी जो नई पार्टी है शायद खकान अब्बासी की, आपने तो उसको भी नहीं ज्वाइन किया, तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्या PTI में जा रहे हैं? देखिए अभी चॉइसेस हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ हर एक को रोल प्ले करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए। अगर नहीं उठा सकते तो उनका साथ देना चाहिए जो इसके खिलाफ, जैसे आप जैसे लोग हैं जो हर रोज़ खुल के बात करते, तो कुछ ना कुछ तो इंसान को सच बोलना चाहिए। और मैं भी अपने हिस्से का सच बोल रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल। जाहिर है पार्टी प्लेटफॉर्म हो तो मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी, और वो एक मेरा ख्याल है थोड़े अरसे की बात है। आई थिंक कुछ ना कुछ फैसला मैं कर लूँगा। तो अब जो हाल ही में अदालत की तरफ से फैसले आए हैं, तो बतौर एक सियासतदान, बतौर साबिक गवर्नर, आपको क्या लगता है कि जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला है ये
कोई अदालती इंजीनियरिंग है या अदालती फैसला है? अदालती इंजीनियरिंग का ये पक्का एक पॉलिटिकल फैसला है, और ये एक सीरीज़ है जो काजी फाइज ईसा के ज़माने से शुरू हुई थी, और बल्कि मैं उससे भी पीछे जाऊंगा, जब पंजाब असम्बली का और KP असम्बली का 90 दिन में इंतखाब नहीं करवाया था, बावजूद इसके कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी और संगीन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की थी। फिर उसके बाद जिस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस जैसे रन हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर बल्ले का निशान लिया गया, और फिर सबसे ज़्यादा मज़क्कर-खेज़ बात यह है कि जो अब सामने भी आया इस बेंच की हेयरिंग के दौरान, कि जब बल्ले का निशान ले लिया तो काजी फाइज ईसा साहब और जजेस ये कहते हैं, आज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले हैं, कि जी इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया था, कि हमने ये तो नहीं कहा था कि बल्ले के पार्टी के तौर पर वो नहीं लड़ सकते, सिर्फ निशान वापस लिया था। लेकिन जब फॉर एग्जांपल सलमान अकरम राजा और बहुत से दूसरे लोग जब अपने पेपर्स फाइल करने गए, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी आप PTI के नहीं हैं। तो गलती की PTI इलेक्शन कमीशन ने गलती की जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट लेड बाय काजी फाइज ईसा, और सजा किसको मिल रही है? पाकिस्तान के अवाम को, क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट PTI। पाकिस्तान के आइन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है मतीउल्लाह जान के पाकिस्तान विल बी गवर्न्ड बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आर दीज चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स? बिल्कुल मजाका खेज बात है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मंसूर की सरप्राइज में फैसला आ गया कि ये PTI को जाएंगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कोई निज़ाम है ही नहीं। अभी तो 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, तो आपके क्या खदशात हैं 27वीं तरमीम के हवाले से? एक हमारा हमेशा से मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट का भी और कुछ लोगों का यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, वो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट हो, एंड दे थिंक कि जी वो जो अयूब खान का सिस्टम था वो उसने डिलीवर किया था बिकॉज वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, या मुशर्रफ साहब के ज़माने में या ज़ियाउल हक के ज़माने में एंड सो ऑन। और फिर आई एम श्योर ये 27वीं अमेंडमेंट करके उस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे एसेंशली, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, बट मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे पहले हम करते रहे हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए सारी कौम बैठ जाती है। 18th अमेंडमेंट जैसे हुई, 8th अमेंडमेंट जैसे हुई, तो दिस इज व्हाट द प्लान विल बी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम किया जाए। अच्छा, और उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फायदा ये है कि फिर इमरान खान और PTI की चाहे पॉपुलैरिटी हो भी, तो फिर उसको आप रद्द करके आप एक सिस्टम ऐसा नाफिज कर सकते हैं कि इसमें एक किसी इंडिविजुअल की पॉपुलैरिटी थ्रू दी पार्लियामेंट्री सीट्स उस तरह से अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक, अच्छा सर ये बताएंगे इसका हल क्या है? मसाइल तो बहुत हैं। अभी 5 PTI के जो रहनुमा हैं, असीरान हैं, जो कैदी हैं, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा, उन्होंने ख़त के ज़रिए कहा है कि हर सतह पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, सियासी सतह पर भी और मक़तदरा की सतह पर भी। ये जो ख़त लिखा गया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये डेस्परेशन है इमरान खान की और पार्टी की बज़ाहिर हदायत के बगैर ये ख़त आया है, तो क्या ये डेस्परेशन है? देखें, आज डॉन में एक एडिटोरियल भी आया है जिसका टाइटल है PTI इन अ डिसरे। इसमें कोई शक नहीं है कि PTI में अफरा तफरी है, और PTI में जो फैसला साजी का अमल है वो बहुत हद तक ऐसा है कि जो कि आइडियल नहीं है। आइडियल क्या, ख़राब है। एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं, गंडापुर फलाने के खिलाफ और बाकी पॉलिटिशियंस PTI के। सो ये तो एक हकीकत है। सो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, इमरान खान की मर्जी शामिल है या नहीं शामिल है, लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं PTI के फेवर में, मैं एक बात कहता हूँ कि PTI कुड हैव डन फार बेटर इन डिसीजन मेकिंग जैसे उन्होंने किया उसके मुकाबले में। लेकिन उसके साथ साथ मती प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम सबको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से PTI को ट्रीट किया गया, अगर आप उनकी टॉप लीडरशिप को गन पॉइंट पर पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए फोर्स करेंगे, बहुत से लीडर्स को, कोई एक आध लीडर को नहीं, हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमें अभी तक नहीं भूली हैं, फिर बहुत से लीडर्स को आपने असीरान की बात की अंदर बंद कर देंगे 2-2 ढाई साल तक, वर्कर्स के पकड़ धकड़, डराना धमकाना, इमरान खान अंदर बंद है,
तो फिर पार्टी एक फंक्शनल पार्टी तो नहीं रहेगी ना। ये ऐसी है कि अवामी लीग से मिड 1971 में पूछते कि जी आपका क्या इतनी बिखरी हुई पार्टी है, आपस में आप लड़ते रहते हैं, कहाँ आपके लीडर्स? भाई तो आप अगर एक स्टेट के साथ मुकाबला करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती है। हर एक की एक लिमिट होती है कि वो किस हद तक जाके लड़ सकता है। आप हर एक से नहीं है। आप लोग कहते हैं उमर सरफराज चीमा भी तो अंदर बंद रहा है। मगर जुबैर साहब, ये जितने हकायक आप बता रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस तो इनको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। ये जो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया और इसलिए मखसूस नशस्तों का फैसला भी उल्टा दिया। बिल्कुल गलत है। मैंने तो ट्वीट भी किया था, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्योंकि अगर वो उन हालात को, मतलब जिस तरह फायज ईसा साहब ने ये कहा कि इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए, अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जब वो कोशिश करते थे तो पुलिस जाके सारी कुर्सियां उठा लेती थी और लोगों को पकड़ के लेके जाती थी। पता, एक तरफ आप वो करने नहीं दे रहे हैं उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब बैठ के ये कहते हैं कि जी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं किया। फिर जब उनको बताया जाता है कि किस तरह से पकड़ दकड़ हो रही है तो वो कहते हैं इफ यू कांट टेक द हीट व्हाई डू यू गो इन द किचन। ओ भाई, व्हाई डू यू गो इन द किचन, बजाय कि आप उसको पकड़े जो कि उनके ऊपर वार कर रहा है। सही सही। तो भाई साहब क्विकली ये बताएं, जो बजट आया है आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चौथा बजट था मती शहबाज शरीफ का। 2022 में पहला दिया था और फिर 2023, 24 और ये 25 पे। इसलिए मैं ये दोहराता हूँ क्योंकि हम वो भूले नहीं है वो वादे जो 2022 के बजट में किए गए थे। सो ये तसलसल है, हम इसको एक नया बजट और एक नई हुकूमत का बजट नहीं कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे ये फेल्ड पॉलिसीज। अगर पिछले 3 साल में जो आपने वादे किए थे उसकी बॉटम लाइन देखें, चाहे गुर्बत में जितने लोग धकेले गए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में इतने गए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22% है, जीडीपी ग्रोथ 1.6% है 3 साल की एवरेज, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे लोएस्ट लेवल है। परचेजिंग पावर जो मिडिल क्लास की 50,000 जिसकी तनख्वाह थी 2022 में, वो अब 20,000 के बराबर है। तो अब आप खुद बता दें कि किस शोबे में, हाँ अमीर के लिए बहुत ज़बरदस्त बजट है, बहुत ज़बरदस्त हुकूमत है। आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हर रोज़ नया रिकॉर्ड कायम करती है। लेकिन वो कौन है? सारा रिच मैन्स क्लब है, वो आपस में खेलते हैं और आपस में पैसे बनाते रहते हैं। बाकी आवाम का, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, गरीब लोगों का कोई हाल नहीं है। और ना ही कुछ आने वाले वक्त में ये जो बजट अनाउंस किया है, आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हुकूमत के लिए कि इसमें वो रिफॉर्म्स तजवीज़ करते हैं हर सेक्टर में, ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, टैक्स में, एग्रीकल्चर में, पावर सेक्टर में। कोई भी हमने अभी तक एक स्टार्टिंग पॉइंट प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर कंपनीज के वो 5.9 ट्रिलियन रुपीस उसके लॉसेस पहुंच गए हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, और वो बढ़ते चले जा रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। सो कौन सा शोबा है जिसमें हम कोई उम्मीद रख सकते हैं कि जी ये हुकूमत अब अच्छा करना शुरू हो जाएगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साबिक़ वनसिन सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।